Hello everyone. So now in this video we are going to learn EPCG scheme. Okay, Export Promotion Capital Goods. Okay, this is the name of the scheme, Export Promotion Capital Goods. अब आपने अब तक क्या देखा है? इनपुट्स को आप लोग ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर रहे हैं. ठीक है, इनपुट्स यू आर इंपोर्टिंग विदाउट पेमेंट ऑफ सर्टन ड्यूटीज. लेकिन अब हम क्या देखने वाले? वी आर गोइंग टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटीज. यस स्टूडेंट्स, हम लोग कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट करेंगे विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटीज. क्या ये सच है? जी हाँ, सच है. आप लोग को मैं पहले पूरा स्कीम समझा देता हूँ. उसके बाद हम व्हाइट बोर्ड पर सॉरी उसके बाद हम चार्ट बुक में डिस्कस करेंगे. ओके, व्हाइट बोर्ड पर आ जाओ. एक बेसिक आउटलाइन मैं आपको दे दे रहा हूँ ताकि आप लोग को फटाफट समझ में आए जब हम चार्ट बुक से रेफर करें. ईपीसीजी स्कीम. ईपीसीजी स्कीम. अब ईपीसीजी स्कीम में मुझे आप लोग बताओ, क्या आप लोग इंपोर्ट्स कर सकते हो? व्हाट कैन बी इंपोर्टेड? कैन आई से वी कैन इंपोर्ट कैपिटल गुड्स? यस और नो? कैपिटल गुड्स को हम इंपोर्ट कर सकते हैं. है समझ में? अभी आप लोग को कौन से ड्यूटीज से एग्जेम्पशन है एंड क्या आपका एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन होगा, ये आपको सुनना है. ओके, सो कौन सी ड्यूटीज से आपको एग्जेम्पशन है? विच ड्यूटीज? ऑल ड्यूटीज, दैट इज बीसीडी, एसडब्ल्यूएस, अदर कस्टम्स ड्यूटी. आप लोग को कुछ भी भरने की जरूरत नहीं. अदर कस्टम्स ड्यूटी. ओके, एंड आईजीएसटी एंड सेस. आईजीएसटी एंड सेस, इट इज exempt up to 31st March 2022. 31st March 2022. आया समझ में? तो आपको कोई भी कस्टम्स ड्यूटी पे नहीं करना. ओके, अब सवाल ये उठता है कि करोड़ों की कैपिटल गुड्स पर गवर्नमेंट कैसे आप लोग को बिना ड्यूटी पे किए इंपोर्ट करने दे रहा है? जरूर कुछ तो कंडीशन रखा होगा. यस और नो? जो कंडीशंस क्या है वो सुनो. गवर्नमेंट क्या कहता है कि जितना भी आपने ड्यूटीज को सेव किया. ओके, ध्यान से सुनो. ऑब्लिगेशन अपन डिस्कस कर रहे हैं. वी आर डिस्कसिंग ऑब्लिगेशन. ओके, तो जितना भी ड्यूटीज आपने सेव किया है उसका 6 टाइम्स. कितना? उसका 6 टाइम्स आप लोगों को क्या करना है? एक्सपोर्ट्स करना है. वापस एक बार बता रहा हूँ. द ड्यूटी सेव्ड इनटू 6 शुड बी द एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन. ओके, शुड बी योर एक्सपोर्ट्स. आया समझ में? लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, ये तो स्पेसिफिक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन हुआ. आपको एवरेज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन भी मेंटेन करना होगा. ओके, इसको अपन डिटेल में समझते हैं. ओके, तो यहाँ पर जो ऑब्लिगेशन होता है वो दो टाइप के होता है. सबसे पहला ऑब्लिगेशन होता है स्पेसिफिक ऑब्लिगेशन. क्या होता है? स्पेसिफिक ऑब्लिगेशन. एंड सेकेंड होता है एवरेज ऑब्लिगेशन. ठीक है, एवरेज ऑब्लिगेशन. एवरेज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन. यहाँ पर कर दो स्पेसिफिक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन. ओके, स्पेसिफिक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन. ठीक है, सो दो ऑब्लिगेशन है आपके ऊपर. सबसे पहला ऑब्लिगेशन है स्पेसिफिक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन एंड सेकेंड होता है एवरेज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन. जो स्पेसिफिक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन होगा वो कितना होगा वो सुनो. इट वुड बी 6 टाइम्स ऑफ नेट ड्यूटी सेव्ड. नेट ड्यूटी सेव्ड. ओके, मतलब आपको कितना एक्सपोर्ट करना है. एग्जाम्पल, आपने 3 लाख का ड्यूटी बचाया. ओके, 3 लाख का ड्यूटी बचाया. देन इन दैट केस आप लोग को 18 lakhs का एक्सपोर्ट्स करना होगा. समझ में आया? अब सवाल ये उठता है कि कितने टाइम में करना है 18 lakhs का एक्सपोर्ट्स. आंसर इज पहले 4 साल में. ओके, फर्स्ट 4 years में आप लोग को 50% अचीव करना होगा एंड अगले 2 साल के अंदर अंदर आप लोग को बैलेंस अचीव करना पड़ेगा. आया समझ में? सो इन फर्स्ट 4 years आप लोग को 9 lakhs का एक्सपोर्ट करना पड़ेगा एज पर दिस सिनारियो. ओके,
ये सिनेरियो के हिसाब से आप लोग को 9 लाख कैसा है, 3 लाख का ड्यूटी सेव्ड है इंटू 6, 18 लाख का एक्सपोर्ट करना है, 18 लाख का 50% दैट इज 9 लाख आपको फर्स्ट 4 ईयर्स में अचीव करना होगा। एंड बचा हुआ 9 लाख से आप लोग कब अचीव कर सकते हो, इन बैलेंस 2 ईयर्स। आया समझ में? अब यहाँ पर गवर्नमेंट थोड़ा सा अपने को एक इंसेंटिव देता है, ध्यान से सुनो इंसेंटिव क्या है। व्हाट इज द इंसेंटिव, प्लीज हियर इट प्रॉपर्ली। इंसेंटिव इज, अगर आप लोग आपके एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन का 50%, ध्यान से सुनना, अगर आप लोग ने आपका एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन का, सॉरी नॉट 50%, इट इज 75%, 75% ऑफ योर स्पेसिफिक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन, ओके, स्पेसिफिक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन, 75% ऑफ योर स्पेसिफिक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन अगर आप हाफ द हाफ ऑफ दिस पीरियड दैट इज 6 ईयर का हाफ दैट इज 3 ईयर्स, ओके, अप टू 3 ईयर्स के अंदर अचीव कर लेते हो, ठीक है, अप टू 3 ईयर्स में अचीव कर लेते हो, मतलब 18 lakhs का जो आपको एक्सपोर्ट करना था उसका 75% करो, कितना आएगा, 18 lakhs इंटू 75%, 13,50,000। अगर आपने 13,50,000 का एक्सपोर्ट्स कर लिया विद इन 3 ईयर्स, देन इन दैट केस आप लोग को बचा हुआ जो भी ऑब्लिगेशन बाकी है, कितना बाकी है अभी, 18 लाख माइनस 1350, 4,50,000, इसको वेव ऑफ किया जाएगा। आ रहा है समझ में? एकदम इंपॉर्टेंट। देखो वापस से बोल रहा हूँ, ऑब्लिगेशन सुन लो, दो ऑब्लिगेशन। सबसे पहला स्पेसिफिक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन, सेकंड एवरेज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन, जो डिस्कस करना बाकी है। व्हाट इज स्पेसिफिक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन, जितना भी ड्यूटीज आपने सेव किया, ड्यूटीज कैसे सेव होती है, हाउ यू विल बी सेविंग ड्यूटी, चलो बताओ। यहाँ पर दिया है देखो, ड्यूटीज कौन सी भरनी नहीं पड़ेंगी, पीसीडी, एसडब्ल्यूएस, ठीक है, अदर कस्टम ड्यूटी, आईजीएसटी, ये सब आपकी बच गई ना, इसको अपन बोलते हैं नेट ड्यूटी सेव्ड। ओके, इसके ऊपर और एनालिसिस करना बाकी है, ये ओवरव्यू है। सो जो भी ड्यूटी आपकी बची है उसका 6 टाइम्स आप लोग को क्या करना होगा, एक्सपोर्ट्स करना होगा। सर कितने टाइम में करना पड़ेगा, आंसर इज 50% ऑफ द एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन शुड बी अचीव्ड इन फर्स्ट 4 ईयर्स एंड द बैलेंस इन नेक्स्ट 2 ईयर्स। आया समझ में? अभी गवर्नमेंट ने एक इंसेंटिव स्कीम दिया आप लोग को, क्या इंसेंटिव दिया, इंसेंटिव इज, अगर आप लोग एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन का 75% विद इन 50% ऑफ योर पीरियड अचीव कर लेते हो, ओके, 75% ऑफ एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन इफ यू आर अचीविंग विद इन हाफ ऑफ द पीरियड, देन इन दैट केस आप लोग का जो बैलेंस एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन है उसको वे ऑफ किया जाएगा। आया समझ में? एकदम सिंपल, क्लियर। अब बात करते हैं अपन एक्सपोर्ट, दैट इज एवरेज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन का, ओके। एवरेज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन क्या होता है वो सुनो। जो स्पेसिफिक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन है वो आप लोग को अचीव करना पड़ रहा है, क्या करना पड़ेगा, अचीव, मतलब आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, लेकिन एवरेज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन आप लोग को मेंटेन करना है, क्या करना है, मेंटेन, मेंटेन, ये क्या है वो सुनो। आपको ये इंश्योर करना होगा, इंश्योर करना होगा, क्या इंश्योर करना होगा, कि आपका एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट्स, एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट्स इज मिनिमम, ठीक है, मिनिमम मतलब इतना या इससे ज्यादा, किससे ज्यादा, एवरेज ऑफ, एवरेज ऑफ 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स का एक्सपोर्ट, ओके। क्या आप लोग को इंश्योर करना है बताओ मुझे, पिछले 3 साल, ठीक है, पिछले 3 साल में आपने जितना टोटल एक्सपोर्ट्स किया उसका एवरेज ले लो, ओके, उतना एवरेज आप लोग को हर साल मेंटेन करना होगा। okay? एक एग्जांपल लेता हूं, एंड इसमें और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है थोड़ी देर में, वही बताता हूं। मान के चलो आपने प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स में, ओके, से 17-18, 18-19 एंड 19-20, ये तीनों सालों में मिला करके आपने एक्सपोर्ट्स किया था से 57 lakhs का, ओके, 57 लाख का। सो 57 लाख डिवाइड बाय 3 कितना आएगा, 19 lakhs बराबर है। सो 19 lakhs का एक्सपोर्ट आप लोग को हर साल करना होगा आने वाले 6 साल तक, दैट इज ईपीसीजी जो आपको लाइसेंस मिला उसके बाद से जो भी 6 साल है जिसमें आप लोग को स्पेसिफिक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पूरा करना है, उस 6 साल के दरमियान आप लोग को 19 लाख को कांस्टेंट रखना है, मतलब हर साल 19, 19, 19, 19, 19, 19, कितना हुआ,
1 2 3 4 5 6 बराबर। सो इतना तो आप लोग को मेंटेन करना ही पड़ेगा। कितना आएगा 19 इंटू 6, 114, 1,14,00,000 बराबर है। लेकिन लेकिन अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, सुनो। जो एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट है, ठीक है, दैट इज नथिंग बट योर एवरेज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन, दिस हैज टू बी अचीव्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 6 years, ओवर अ पीरियड ऑफ ईओ। ठीक है, जितना भी पीरियड आप लोग को एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पूरा करने लग रहा है, उतने पीरियड में ये हो जाना चाहिए। मतलब अभी 6 साल लग रहा है एग्जाम्पल आपको, बराबर। तो अगर मान के चलो इस साल में आपने कुछ भी नहीं किया टर्नओवर, ओके, इस साल में कुछ नहीं किया, लेकिन यहाँ पर 57 कर दिया, चलेगा, कोई बात नहीं। ठीक है, जो भी 114 है, आप लोग को ये ओवर अ पीरियड ऑफ 6 years अचीव करना होगा। 57 कैसे आया? 19 + 19 + 19। आपने थर्ड ईयर में एक साथ सिक्सर मार दिया, चलेगा, मार लो। बाद में वापस 19 किया, बाद में 10 ही हुआ सिर्फ, मतलब 9 अब तक शॉर्ट है, तो यहाँ पर आपने और 9 बढ़ा दिया, 28। सो ऐसे पूरा करो या ऐसे पूरा करो, बात तो एक ही है, आया समझ में? सो आप इस तरीके से करोगे तो भी 114 आएगा, इस तरीके से करोगे तो भी 114 आएगा। आई होप इट इज वेरी क्लियर। ओके, सो आपको एवरेज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन मेंटेन करना है, एंड ये ओवरऑल 6 years के पीरियड में होना चाहिए। इज दैट क्लियर? ओके, ग्रेट। आई होप सब लोग को समझ में आ रहा है। अभी थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं और डीप में चलते हैं। ओके, अब नेट ड्यूटी सेव्ड का मीनिंग मैं आप लोग को बता रहा हूँ। ओके, किसका मीनिंग? नेट ड्यूटी सेव्ड। नेट ड्यूटी सेव्ड हम क्यों यूज करते हैं पता है आप लोग को? अभी तो सिखाया, 6 टाइम्स कंप्यूट करने के लिए। आप लोग को स्पेसिफिक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन को कंप्यूट करने के लिए 6 टाइम्स ऑफ नेट ड्यूटी सेव्ड होगा। एंड नेट ड्यूटी सेव्ड मतलब वो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ओके, जो भी कस्टम्स ड्यूटीज आपकी सेव हुई है, जैसे बीसीडी प्लस एसडब्ल्यूएस प्लस एसजीडी, एडीडी, या जो कोई भी प्रोटेक्टिव ड्यूटीज, ठीक है, जो भी आपने सेव करी है वो सारी। अब यहां पर सवाल आता है आईजीएसटी एंड सेस। ओके, तो यहां पर हम लोग क्या आईजीएसटी एंड सेस को ऐड करेंगे या नहीं करेंगे, वो सवाल है। आईजीएसटी एंड आईजीएसटी सेस, क्या इसको नेट ड्यूटी सेव्ड के डेफिनेशन में ऐड करेंगे या नहीं करेंगे? आंसर इज अगर आपने इसका आईटीसी लिया है, ध्यान से सुनना, अगर आपने इसका आईटीसी लिया है तो ये नेट ड्यूटी सेव्ड में आ जाएगा। ओके, अगर आपने इसका आईटीसी क्लेम किया है, यू हैव टेकन द आईटीसी, देन इट विल बी एडेड इन नेट ड्यूटी सेव्ड। अगर आपने इसका आईटीसी नहीं लिया, देन इन दैट केस आपके नेट ड्यूटी सेव्ड में ऐड नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ इफ आईटीसी टेकन, आईटीसी टेकन, ओके, add in net duty saved. If ITC is not taken, ITC not taken, then what you have to do? You don't have to add it. Is that clear? मैं समझ में? So now let us discuss an important aspect, that is deemed exports. Okay, deemed exports. अब मान के चलो कि कोई एक पर्सन है जिसके पास ईपीसीजी स्कीम है। ओके, ईपीसीजी का होल्डर है ये। अब ये क्या कर सकता है? इंडिया के बाहर से मशीन्स को इंपोर्ट कर सकता है विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी, यस और नो? ओके, लेकिन ये क्या बोलता है? लेट अस सपोर्ट मेक इन इंडिया मिशन। हम लोग क्या करते हैं? मेक इन इंडिया मिशन को सपोर्ट करते हैं। चलो, तो ये पर्सन क्या कर रहा है? इंडिया से मशीन्स खरीद रहा है। ओके, इंडिया से मशीन्स खरीद रहा है। ओके, तो ये कोई पर्सन है डीटीए में, इसने इसको बेचा मशीन्स, समझा? सो दिस ट्रांजेक्शन बिटवीन देम इज अ डीम्ड एक्सपोर्ट, यस और नो? डीम्ड एक्सपोर्ट है, इसके ऊपर जीएसटी अगर लग रहा है तो रिफंड क्लेम कर सकता है, नहीं लग रहा है तो सप्लायर रिफंड क्लेम कर सकता है। ओके, सो ये डीम्ड एक्सपोर्ट के ऊपर जो भी डिस्कशन है आप लोग देख सकते हो मेरे रिफंड के वीडियो में, एकदम डिटेल में बताया हुआ है किस तरीके से ट्रांजेक्शन होते हैं। तो दिस ट्रांजेक्शन इज अ डीम्ड एक्सपोर्ट। ओके, बिकॉज सप्लाईज टू ईपीसीजी होल्डर इज अ डीम्ड एक्सपोर्ट। ओके, तो ये जो पर्सन है, इसने जो गुड्स खरीदा है, गुड्स नहीं, रादर मशीनरी खरीदा है। ओके, अब यहाँ पर ईपीसीजी स्कीम के अंडर खरीदा,
इसके लिए डीम्ड एक्सपोर्ट है, yes or no? नहीं तो आईजीएसटी का बड़ा सा पेमेंट करना पड़ता, नहीं करना पड़ रहा है। ओके, तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ हैविंग ईपीसीजी स्कीम। अब ये जो मशीन आ चुकी है, इससे मुझे मैन्युफैक्चरिंग करना होगा गुड्स को। ओके, मैन्युफैक्चर करूंगा, जो भी गुड्स निकले हैं उस गुड्स को मुझे एक्सपोर्ट करना है। ओके, तो सवाल ये उठता है कि यहाँ पर जो मशीन में अगर इंपोर्ट करता तो 6 टाइम्स ऑफ नेट ड्यूटी सेव्ड होता, लेकिन यहाँ पर तो मैं इंडिजिनस प्रोक्योरमेंट कर रहा हूँ। तो जो इंडिजिनस प्रोक्योरमेंट किया, तो यहाँ पर क्या होगा, कितना मुझे एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन अचीव करना होगा? आंसर इज 75% ऑफ 6 टाइम्स ऑफ ड्यूटी सेव्ड। आया समझ में क्या बोला मैंने? 75% ऑफ 6 टाइम्स ऑफ ड्यूटी सेव्ड इज योर स्पेसिफिक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। आई होप दिस डिस्कशन इज वेरी क्लियर। ओके, अगर इंडिजिनस प्रोक्योरमेंट है तो 75%, अगर डायरेक्ट इंपोर्ट है तो 6 टाइम्स ऑफ ड्यूटी सेव्ड। ड्यूटी सेव्ड में क्या आएगा आप लोग को मैंने ऑलरेडी बताया। अगर आईजीएसटी का आईटीसी लिया तो यहाँ पर ऐड करो, अगर आईजीएसटी का आईटीसी नहीं लिया देन इन दैट केस आप लोग यहाँ पर ऐड मत करो। आया समझ में? एकदम सिंपल था। चलो अब अपन डायरेक्टली चार्ट बुक में चलते हैं, वहां पर रीडिंग करेंगे अच्छे से। एलिजिबल पर्सन, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम permits exporters to import capital goods for pre-production, production and post-production। मतलब प्रोडक्शन करने के पहले अगर आप लोग को कैपिटल गुड्स चाहिए तो भी मंगा सकते हो, प्रोडक्शन करने के टाइम पर चाहिए तो भी मंगा सकते हो, प्रोडक्शन के बाद अगर कुछ जरूरत पड़ रही है आप लोग को तो भी कर सकते हो। ओके, मतलब फाइनल टचअप देने के लिए कोई मशीन चाहिए तो भी मंगवा सकते हो एट जीरो कस्टम्स ड्यूटी और प्रोक्योर देम इंडिजिनियसली विदाउट पेइंग ड्यूटी इन द प्रिस्क्राइब मैनर। ठीक है, ये डीम्ड एक्सपोर्ट्स की यहाँ पर बातें हो रही। इन रिटर्न एक्सपोर्टर इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू फुलफिल द एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। ओके, क्या इंपोर्ट कर सकते हैं? कैपिटल गुड्स। द ऑथराइजेशन शैल बी वैलिड फॉर 18 मंथ्स। ओके, मतलब आप लोग को अगर ईपीसीजी स्कीम मिलती है उस उधर से आप लोग को 18 मंथ्स के अंदर क्या करना होगा? इंपोर्ट्स करना होगा कैपिटल गुड्स का। कौन से कैपिटल गुड्स कवर्ड है ईपीसीजी स्कीम में? सबसे पहला देखो, नॉर्मल कैपिटल गुड्स तो कवर्ड है ही है। ओके, दूसरे कौन से? कैपिटल गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स इन सीकेडी एसकेडी कमीशन, एसकेडी कंडीशन, दैट इज कंप्लीट नॉकडाउन और सेमी नॉकडाउन। देन कंप्यूटर सिस्टम्स सॉफ्टवेयर विच आर पार्ट ऑफ कैपिटल गुड्स बीइंग इंपोर्टेड। ओके, अगर कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर पार्ट है किसी कैपिटल गुड्स का तो वो भी आप लोग को ईपीसीजी के अंडर लाने मिलेगा। स्पेयर्स, मोल्ड्स, डाइस, जिग्स, फिक्सचर, टूल्स एंड रिफ्रैक्टिस। ओके, देन कैटलिस्ट फॉर इनिशियल चार्ज प्लस 1 सब्सिक्वेंट चार्ज। ओके, मतलब अगर आप लोग को कुछ चार्ज के लिए कैटलिस्ट लगने वाले हैं तो फिर आप लोग इंपोर्ट कर सकते हैं अंडर ईपीसी स्कीम। ओके, एंड एक सब्सिक्वेंट चार्ज भी आपको दिया जाएगा, मतलब इनिशियल प्लस 1। नेक्स्ट इज कैपिटल गुड्स फॉर प्रोजेक्ट इंपोर्ट्स नोटिफाइड बाय सीपीआईसी। ओके, कौन सी ड्यूटीज एग्जेम्प्ट है वो पढ़ लेते हैं, ऑलरेडी बताया हुआ सब कुछ। पीसीडी, एसडब्ल्यूएस, अदर कस्टम ड्यूटी, आईजीएसटी एंड सेस इज एग्जेम्प्ट अप टू 31 मार्च 22। अब ऑब्लिगेशन क्या है वो सुनो, यहाँ पर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। स्पेसिफिक ऑब्लिगेशन, दैट इज स्पेसिफिक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। ओके, अगर आप लोग गुड्स के मैन्युफैक्चरर हो एंड आपने ही कैपिटल गुड्स इंपोर्ट किया तो 6 टाइम्स ऑफ ड्यूटी सेव्ड इज योर एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। इंडिजिनस सोर्सिंग अगर होगा तो दैट इज डीम्ड एक्सपोर्ट वाला केस। सो 4.5 कैसे आया? 75% ऑफ 6 टाइम्स ऑफ ड्यूटी सेव्ड। ओके, specific export obligation and time limit to achieve first 50% in first 4 years and balance in next 2 years। incentive scheme, अगर आपने 75% ऑफ स्पेसिफिक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन विद इन हाफ ऑफ द पीरियड में अचीव कर लिया तो बाकी का जो एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन बचा है वो वेव ऑफ किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट एवरेज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। एवरेज कितना मेंटेन करना है आप लोग को? पिछले 3 साल के एक्सपोर्ट्स का एवरेज आप लोग को आने वाले 6 साल तक मेंटेन करना होगा एंड इट शैल बी अचीव्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 6 years। ओके, डन। नेक्स्ट ड्यूटी सेव्ड, नोट्स में पहला ड्यूटी सेव्ड। इफ आईटीसी इज टेकन देन आईटीसी शैल बी कंसीडर्ड इन ड्यूटी सेव्ड। इफ आईटीसी इज नॉट टेकिंग, नॉट टू बी कंसीडर्ड। डीम्ड एक्सपोर्ट, जो भी पर्सन ईपीसीजी होल्डर को बेच रहा है उसको डीम्ड एक्सपोर्ट कहा जाता है। फुलफिलमेंट ऑफ ईओ, ईओ शैल बी फुलफिल्ड बाय ऑथराइजेशन होल्डर थ्रू एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स which are manufactured by him or his supporting manufacturer or services rendered by him for which EPCG authorization has been taken। ओके, सो आप लोग पूरा करो या आपके सपोर्टिंग टाइड अप मैन्युफैक्चरर पूरा करेंगे तो भी चलेगा। समझ में आया? ओके,
एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन में क्या क्या काउंट होगा? आंसर इज शिपमेंट्स अंडर एडवांस ऑथराइजेशन। चलो इसका आपको एक एग्जांपल देता हूं तो जरा ज्यादा समझ में आएगा, मजा भी आएगा। ओके, फॉर एग्जांपल मुझे कुछ गुड्स को मैन्युफैक्चर करना है। आई वांट टू मैन्युफैक्चर सम गुड्स। ओके, आई वांट टू मैन्युफैक्चर सर्टेन गुड्स। नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज, मेरे को उसके लिए इनपुट्स भी चाहिए। ओके, इनपुट्स भी चाहिए एंड बाहर से मेरे को मशीन्स भी चाहिए। ओके, पूरा इंपोर्टेड आइटम बना रहा हूँ मैं। सो इनपुट्स बाहर से लेना है, मशीन्स बाहर से लेना है। सो इनपुट्स अगर लेना है तो आप लोगों को क्या लगेगा? एडवांस ऑथराइजेशन। अगर मशीन्स लेना है तो ईपीसीजी लगेगा। ओके, अब मशीन्स को एंड इनपुट्स को यूज करके आपने एक्सपोर्ट प्रोडक्ट बनाया है एंड इसको आप एक्सपोर्ट्स करने वाले हो, यू आर गोइंग टू एक्सपोर्ट इट। ओके, तो ये जो एक्सपोर्ट का टर्नओवर होगा, ओके, ये जो टर्नओवर है, अब ये एक्सपोर्ट टर्नओवर का यूजेज हम दो जगह पर करेंगे। कौन सी दो जगह पर? एडवांस ऑथराइजेशन का कंडीशन क्या था? 15% वैल्यू एडिशन, यस और नो? वैल्यू एडिशन। ओके, सो ये जो एक्सपोर्ट टर्नओवर हो रहा है इसमें हम चेक करेंगे, दैट इज ये ए है एंड जो इंपोर्ट्स हुए थे, मतलब जो इनपुट्स इंपोर्ट हुए थे वो बी है एंड डिवाइडेड बाय बी इंटू 100, ए माइनस बी अपॉन बी इंटू 100। 15% आ रहा है कि नहीं चेक किया। ओके, कंडीशन फुलफिल्ड। ओके, तो क्या ये एक्सपोर्ट टर्नओवर का काम हो गया? अभी एक्सपोर्ट टर्नओवर का कुछ काम नहीं है। आंसर इज नो, ऐसा नहीं। जो ये एक्सपोर्ट टर्नओवर आपने एडवांस ऑथराइजेशन के अंडर किया, दैट ऑल्सो विल बी कंसिडर्ड फॉर ईपीसी स्कीम। मतलब दिस एक्सपोर्ट टर्नओवर हैज टू, मतलब इसको अचीव करना पड़ेगा कंडीशन 6 टाइम्स ऑफ ड्यूटी से। ओके, मतलब ऐसा नहीं बोल सकता डिपार्टमेंट कि जो एक्सपोर्ट आपने किया है वो एडवांस ऑथराइजेशन की कंडीशन को फुलफिल करने के लिए किया, ईपीसीजी के लिए फुलफिल करने के लिए और करो, नहीं। जो किया है उसमें ही ईपीसीजी भी आ गया, एडवांस ऑथराइजेशन भी आ गया। आया समझ में? चलो, वही लिखा हुआ है आगे। डीएफआई है, ड्रॉबैक, रिवॉर्ड स्कीम, जो भी है, ठीक है, सारे के सारे एडवांस ऑथराइजेशन, डीएफआई, सारे के सारे स्कीम्स के अंडर जो भी आपने एक्सपोर्ट किया सब कंसीडर किया जाएगा। बोथ फिजिकल एज वेल एज स्पेसिफाइड डीम एक्सपोर्ट शुड बी कंसीडर्ड, शुड बी काउंटेड टुवर्ड्स फुलफिलमेंट ऑफ एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। ओके, अगर आपने डीम्ड एक्सपोर्ट किया है तो भी आपका जो एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन है वो पूरा माना जाएगा। ओके, एक एग्जांपल लेता हूँ। मान के चलो कि मैं एक मशीन मैन्युफैक्चरर हूँ। कौन हूँ? मशीन मैन्युफैक्चरर। ओके, सो जो मशीन मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ ये मेरे लिए गुड्स है, सामने वाले के लिए कैपिटल गुड्स है। मतलब मेरे लिए ये नॉर्मल इनपुट्स है। समझ में आ रहा है क्या आप लोग को? मेरे लिए तो इनपुट्स है ना, मैं किसको बेचूंगा उसके लिए कैपिटल गुड्स हो सकता है, लेकिन मेरे लिए तो इनपुट्स है। तो यहाँ पर जो मैं इंपोर्ट करूंगा, एग्जाम्पल मैं मशीन्स इंपोर्ट करता हूँ, उसमें कुछ एडिशंस करके मैं इंडिया में किसी को बेचता हूँ। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ? मशीन्स को इंपोर्ट कर रहा हूँ, मशीन्स को मैंने इंपोर्ट किया। ओके, तो यहाँ पर मेरे को ईपीसीजी लगेगा या एडवांस ऑथराइजेशन लगेगा वो बताओ। चलो, मुझे ईपीसीजी लगेगा या एडवांस ऑथराइजेशन लगेगा? सोच समझ के बताना। देखो ये आपके लिए मशीन है, सॉरी, दूसरे के लिए मशीन है, आपके लिए तो नॉर्मल गुड्स है ना। सो आपको यहाँ पर एडवांस ऑथराइजेशन लगेगा। क्या लगेगा? एडवांस ऑथराइजेशन। यू कैन import these machines under advance authorization because this machine is the input for you. Okay, and if you are selling it to EPCG holder, okay, EPCG holder, this transaction is called as deemed exports, deemed exports. I hope this discussion is clear. Okay, so जो मशीन आपने बेचा, that is deemed export, it will be considered for the purpose of fulfillment of condition of this advance authorization. समझा क्या? मतलब आपको 15% जो वैल्यू एडिशन है वो यहाँ पर करना है। समझो 10 लाख का आपने इनपुट्स इंपोर्ट किया, दैट इज मशीन्स। देखो मशीन बोल रहा हूँ मतलब इनपुट्स हैं, इस पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिनिमम 15 लाख में बेचना है। आया समझ में? सो वैल्यू एडिशन शुड बी एटलीस्ट 15%। ओके, 15% इतना ही होता है क्या? ये तो 50% कर दिया मैंने शायद। क्या हो गया कैलकुलेशन को? 11,50,000। ओके, 15% ये होता है। आया समझ में? चलो।
फिर भी मिस्टेक, फिर भी मिस्टेक, फिर भी मिस्टेक। 11,50,000। आप लोग को समझ में आ गया ना? बस जाने तो, मैं ठीक से लिख देता हूँ। 11,50,000, 11,50,000। अब आ गया 15% का वैल्यू एडिशन। तो दिस डीम्ड एक्सपोर्ट वुड बी कंसीडर्ड टुवर्ड्स फुलफिलमेंट ऑफ एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। ओके, आया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। EO can also be fulfilled by supply of information technology agreement items to DTA, provided realization is in free foreign exchange. Okay, not very important point. Once export obligation is completed, then submit the application in the prescribed form along with supporting documents for redemption. Okay, किसका redemption आप लोग कर रहे हो? अपना जो बैंक गारंटी वगैरह दिया था उसको कैंसिल करने के लिए आप लोगों को क्या देना पड़ेगा? अपना एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पूरा कर दिया है, हमको ईओडीसी दो। ईओडीसी क्या होता है? एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। ओके, ईओडीसी जो आप लोग को डीजीएफटी देगा उसको आपको कहाँ सबमिट करना है? कस्टम्स में। ईपीसीजी होल्डर, हेडिंग पढ़ते हैं, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स बाय ईपीसीजी होल्डर। ईपीसीजी ऑथराइजेशन होल्डर शैल सबमिट टू आरए कंसर्न, ओके, जो भी कंसर्न आ रहा होगा, बाय 30th अप्रैल ऑफ एवरी ईयर रिपोर्ट ऑन फुलफिलमेंट ऑफ एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। हर साल आपको देना पड़ेगा। ओके, कि आप लोगों ने इस साल में कितना एक्सपोर्ट किया बताओ। एवरी ईपीसीजी ऑथराइजेशन होल्डर शैल मेंटेन फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम डेट ऑफ रिडम्पशन। जब भी आपका एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन खत्म हो गया है, ठीक है, ईओडीसी मिल गया, उसके बाद भी आपको 2 साल तक जो भी रिकॉर्ड्स होंगे वो सारे मेंटेन करने पड़ेंगे। एक्चुअल यूजर कंडीशन, ओके, ये एक्चुअल यूजर कंडीशन है टिल एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन इज कंप्लीटेड। जब तक आपका एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन खत्म नहीं होता तब तक एक्चुअल यूजर, उसके बाद आप लोग इसको बेच सकते हो, कैपिटल गुड्स को ट्रांसफर कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ईपीसीजी ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट, ये क्या सुनो, मतलब आप लोगों ने कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट किया, जैसे डीएफआईए था ना, सेम उसी तरीके से कैपिटल गुड्स के लिए ईपीसीजी ड्यूटी स्क्रिप्ट है। ओके, डीएफआईए में क्या था, पहले आप इनपुट्स को इंपोर्ट करो ड्यूटी पे करके, फिर एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस प्रूव करो, डीएफआईए लेके जाओ। ओके, ट्रांसफरेबल डीएफआई। यहाँ पर आप कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट करो, ड्यूटी पे करो। क्या करो? आप ड्यूटी पे करो, समझा? ड्यूटी पे करके आप लोग इंपोर्ट कर लो। उसके बाद व्हाट यू डू इज आप एक्सपोर्ट्स करो। ओके, एंड देन आप लोग क्या करना, आप लोग जो एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन है वो पूरा करना है। कितना एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन आपको पूरा करना है, उसके लिए आपको ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट दिया जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज ईपीसीजी क्रेडिट स्क्रिप्ट। लेटर बेसिक कस्टम्स ड्यूटी पेड ऑन कैपिटल गुड्स is remitted in the form of freely transferable duty credit script. ओके, आप लोग अगर इंपोर्ट करते हो कैपिटल गुड्स ऑन पेमेंट ऑफ ड्यूटीज, एंड देन उस कैपिटल गुड्स से आप कुछ गुड्स बना रहे हो, मशीन से कुछ गुड्स बना रहे हो जो आप एक्सपोर्ट करेंगे। ओके, तो जो एक्सपोर्ट आप लोग करोगे दैट शुड मैच द स्पेसिफिक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। ठीक है, बता रहा हूँ अभी। अगर वो आपने पूरा कर दिया तो आप लोग को क्या मिलेगा? ईपीसीजी ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट मिलेगा। ओके, विच कैन बी ट्रांसफर, विच कैन बी ट्रांसफरेबल। ओके, एंड आप लोग को सिर्फ बेसिक कस्टम ड्यूटी का ही एग्जेम्पशन दिया जाएगा। कितना स्पेसिफिक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन होगा? आंसर इज 85% ऑफ एप्लीकेबल स्पेसिफिक ईओ। 85% ऑफ एप्लीकेबल स्पेसिफिक ईओ, जो भी ईओ होगा। ओके, आपने इंपोर्ट्स किया था, नेट ड्यूटी आपने जितनी भी पे करी थी, मान के चलो कि अगर आप ईपीसीजी में इसको इंपोर्ट करते तो कितना ड्यूटी बचाते? जो भी बचाते इंटू 6 इंटू 85%, इतना आपका एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन होगा, ये आपको पूरा करना होगा। ओके, एवरेज ईओ रिमेन्स अनचेंज, एवरेज ईओ का कुछ भी चेंज नहीं होगा। ओके, सो जो भी ईपीसीजी स्कीम में स्पेसिफिक ईओ था उसका 85% आप लोग को अचीव करना है टू गेट ईपीसीजी ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट। ओके, पहले आप लोग को इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स करना है विद पेमेंट ऑफ ड्यूटीज, एंड देन आप लोग एक्सपोर्ट करो। ठीक है, 85% ऑफ स्पेसिफिक ईओ एंड मेंटेन एवरेज ईओ। ओके, देन यू विल बी गेटिंग ईपीसीजी ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट। आप इसको ट्रांसफर कर सकते हो, एंड इसमें आप लोग को सिर्फ बेसिक कस्टम ड्यूटी से एग्जेम्पशन दिया जाएगा। ओके, so here we complete with EPCG. अब हम बात कर लेते हैं SEIS का। ओके, उसके बाद अपने सिर्फ 3 ही टॉपिक बचेंगे, दैट इज EOU डीम्ड एक्सपोर्ट एंड रोटेप स्कीम। चलो, SEIS
दैट इज सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। MAS निकल चुका है, मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम ये हट चुका है, इसके ऊपर कोई डिस्कशन हम नहीं करेंगे। वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली ऑन SEIS, ओके, सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। Okay, so this scheme is basically intending to incentivize exports, ठीक है। ओके, चलो एक बार पढ़ते हैं पूरा डिटेल में, साथ साथ में आप लोग को एग्जाम्पल के साथ बताते चलूंगा, ठीक है ना। कॉमन पॉइंट्स फॉर बोथ स्कीम, अभी बोथ को हटा दो, फॉर SEIS स्कीम, ओके। स्क्रिप्ट्स आर द फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड्स, ओके। अभी स्क्रिप्ट क्या होता है वो सुनो, जब भी आप लोग स्क्रिप्ट सुनोगे ना, स्क्रिप्ट का मतलब समझना। स्क्रिप्ट मतलब कि रिवॉर्ड है आपके लिए, ओके। आपने अच्छा काम किया है, आपको हमने एक रिवॉर्ड दिया है। अब वो रिवॉर्ड को आप यूज कैसे कर सकते हो? रिवॉर्ड इज काइंड ऑफ वाउचर। देखिए अभी ना मैंने एक टेलीग्राम चैनल पे डाला था मेरे, वाउचर में दूंगा, ठीक है, जो स्टूडेंट रेफर करेगा उसको वाउचर मिलेगा। सो वाउचर से क्या होगा उसका, अगर वो परचेस करेगा तो उसको 250 रुपीज ऑफ दिया जाएगा, एंड जो भी पर्सन उसको रेफर करेगा उसको 750 ऑफ दिया जाएगा। ये मैंने बोला हुआ है उस रेफरल स्कीम में, ओके। सो दिस इज बेसिकली वाउचर। क्या है ये? वाउचर है, दैट इज नथिंग बट स्क्रिप्ट। इसको स्क्रिप्ट समझो, ओके। तो यहाँ पर गवर्नमेंट अपने को स्क्रिप्ट देता है इफ वी फुलफिल सर्टन कैटेगरीज, ओके। कुछ कंडीशंस अगर आप फुलफिल करोगे तो आपको स्क्रिप्ट दिया जाएगा। अब वो स्क्रिप्ट से आप लोग क्या कर सकते हो, अगर आगे जाकर के कुछ आपको इंपोर्ट करना है तो जो स्क्रिप्ट का वैल्यू होगा उतना आप लोग ड्यूटीज को बचा सकते हैं, उतना पे मत करो, आप बेसिकली पे करो थ्रू दिस स्क्रिप्ट। समझ में आया? सो दिस स्क्रिप्ट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर पेमेंट ऑफ कस्टम्स ड्यूटी। और मान के चलो कि अगर आपको कुछ इंपोर्ट करना ही नहीं है तो स्क्रिप्ट का क्या करूँ, वेस्ट हो जाएगा? नहीं, वेस्ट नहीं होगा, आप किसी और को बेच सकते हो। सो यू कैन सेल ऑफ दिस SEIS स्क्रिप्ट। आया समझ में? पढ़ते हैं। स्क्रिप्ट्स आर द फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड्स विच आर गिवन टू नोटिफाइड एक्सपोर्टर ऑफ सर्विस, बोल रहा हूँ, गुड्स को हटा दो, सर्विस। नोटिफाइड एक्सपोर्टर ऑफ सर्विसेज इन केस ऑफ SEIS which can be either for below purposes, okay, basic custom duty paid in cash or through debit under duty credit script shall be adjusted for duty drawback as per DOR rules or notifications। अब सुनो क्या बोल रहा है ये, जो भी SEIS स्क्रिप्ट होगा वो आप लोग उसका क्या कर सकते हो वो नीचे लिखा हुआ है, ओके। बिलो पर्पसेस, सबसे पहला पर्पस, यूज्ड फॉर द पेमेंट ऑफ एप्लीकेबल BCD SWS अदर कस्टम ड्यूटी। मतलब जो भी अगर स्क्रिप्ट आपको मिलती है उससे आप लोग क्या कर सकते हो, कस्टम्स ड्यूटी का पेमेंट कर सकते हो। मान के चलो कि आपके पास 100 रुपए का स्क्रिप्ट है, आपके पास BCD का लायबिलिटी 100 रुपए, तो आप लोग इस स्क्रिप्ट से पे कर सकते हो। इन शॉर्ट आपके जेब से कुछ नहीं जाएगा, ओके। सो BCD यू कैन पे थ्रू द स्क्रिप्ट, SWS यू कैन पे, अदर कस्टम ड्यूटी यू कैन पे, बट यू कैन नॉट पे IGST एंड सेस। वेरी इंपॉर्टेंट, you cannot pay IGST and cess, that is IGST cess through scripts, ठीक है, याद रखना ये पॉइंट, MCQ में आ सकता है। एप्लीकेशन फी पे कर सकते हो, कंपाउंडिंग फी पे कर सकते हो, ओके। और इट कैन बी फ्रीली ट्रांसफर्ड, ठीक है, ये आप फ्रीली किसी को ट्रांसफर कर सकते हो। फ्रीली का मतलब ये नहीं कि फ्री में बेचोगे, नहीं, फ्रीली मतलब कि रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, इसका सेल रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, ओके। ऑब्वियसली आप लोग जितना भी ड्यूटी से मतलब जितना भी ड्यूटी का है, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए का स्क्रिप्ट आपको मिला है, तो ये आप लोग 110 में नहीं बेचोगे, हमेशा डिस्काउंटेड प्राइस पे सेल होता है ये, ओके, ऑलवेज एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। समझ में आ रहा है? क्योंकि 100 रुपया अगर बचाना है किसी को, ओके, तो इसको ज्यादा देगा तो मतलब क्या, उससे अच्छा वो कस्टम ड्यूटी दे देना। सो ऑब्वियसली ये यहाँ पर डिस्काउंटेड प्राइस पर ही सेल होता है, अराउंड 60 टू 70, ओके। तो यहाँ पर वो पर्सन 60 टू 70 उसको देगा,
एंड 100 रुपए का ड्यूटी बचाएगा, तो बेसिकली उसका बेनिफिट 30-40 रुपए का होगा इस तरीके से। ट्रांसफर ऑफ एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस फ्रॉम वन आईसी टू अनदर आईसी शैल नॉट बी परमिटेड। ओके, मतलब आप लोग एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस को ट्रांसफर नहीं कर सकते, पर एससीआईएस को आप लोग बेच सकते हो। द ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट विल बी वैलिड, ओके, फॉर 24 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू के लिए आएगा। 24 मंथ्स के लिए वैलिड रहेगा ये, 24 मंथ्स। ओके, लास्ट टाइम ही एमसीक्यू आया था, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उधर 18 लिखा था। 18 इज फॉर द वैलिडिटी ऑफ ऑथराइजेशन ऑफ ईपीसीजी, बट एससीआईएस इज वैलिड फॉर 24 मंथ्स। चलो अभी अपन पढ़ते हैं एलिजिबिलिटी, एक एक करके डिस्कस करें। एलिजिबिलिटी, ओके, एलिजिबिलिटी, कौन एलिजिबल होगा एससीआईएस के लिए? ओके, सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, इसके लिए कौन एलिजिबल होगा वो पढ़ते हैं। अ सर्विस प्रोवाइडर विथ एक्टिव आईसी एट द टाइम ऑफ रेंडरिंग सर्विस। ओके, जब भी सर्विस आप दे रहे हो तब आपके पास एक्टिव इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड होना चाहिए। ओके, लोकेटेड इन इंडिया, प्रोवाइडिंग नोटिफाइड सर्विसेज इन अ स्पेसिफाइड मैनर। ओके, स्पेसिफाइड मैनर नीचे लिखा हुआ है। शैल बी एलिजिबल फॉर रिवॉर्ड एट नोटिफाइड रेट्स। ओके, नोटिफाइड रेट हर एक इंडस्ट्री के लिए अलग अलग है। जनरल रेट इज 5%। ऑन नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्नड, provided the minimum net free foreign exchange earnings of such service provider in the year of rendering service is, मतलब आप लोग को फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स करना पड़ेगा। ठीक, कितना करोगे तो आपको एससीआईएस मिलेगा? आंसर इज, अगर आप इंडिविजुअल सर्विस प्रोवाइडर हो, ओके, एंड सोल प्रोप्राइटरशिप्स फॉर्म, ओके, सोल प्रोप्राइटरशिप्स, उसके लिए 10,000 USD, मतलब 10,000 इंटू 70 के आसपास जो भी रेट चल रहा है वो कर लो, कितना आएगा? 7 लाख। ओके, सो 10,000 USD का अगर आपका फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स है थ्रू एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, देन यू आर एलिजिबल फॉर एससीआईएस। आया समझ में? और क्या क्या चीजें होनी चाहिए एलिजिबिलिटी के लिए? आईसी होना चाहिए एट द टाइम ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस, सर्विस नोटिफाइड होनी चाहिए, स्पेसिफाइड मैनर में दी जानी चाहिए, एंड 10,000 के ऊपर आपका फ्री फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स होना चाहिए। आया समझा? आया समझ में? ओके, नेक्स्ट, अदर सर्विस प्रोवाइडर, मतलब कोई फर्म्स हैं, ओके, या फिर कंपनी है, एलएलपी है, एओपी है, जो भी है अदर सर्विस प्रोवाइडर, उन लोग को 15,000 USD का यहाँ पर लिमिट दिया हुआ है। मतलब 15,000 USD से ज्यादा अगर आप लोग का एक्सपोर्ट से अर्निंग्स है, ओके, नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स अगर 15,000 USD से ज्यादा है तो ही आप लोग को क्या मिलेगा? एससीआईएस का बेनिफिट दिया जाएगा। आया समझ में? ये मिनिमम है, मतलब इतना तो होना ही चाहिए। ओके, अगर 10,000 से कम है तो भूल जाओ इस स्कीम को। ओके, 10,000 एंड 15,000। मैनर ऑफ एक्सपोर्ट, जो स्पेसिफाइड मैनर लिखा हुआ था ना यहाँ पर, ये स्पेसिफाइड मैनर वो यहाँ पर है। स्पेसिफाइड मैनर क्या है देखो, अब ध्यान से सुनना। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस करने के लिए 4 मोड्स हैं। ओके, मोड बोलते हैं अपन इसको, मोड 1, मोड 2, मोड 3, मोड 4। ठीक है, दिस इज रिटर्न इन एफटीपी एकदम, ठीक है, इसी वर्ड्स में लिखा है, मोड 1, मोड 2, मोड 3, मोड 4। ये मैंने खुद का लैंग्वेज नहीं है, मोड 1, मोड 2 ये लिखा हुआ है। ओके, so there are 4 modes, okay, 4 modes to export a service। सबसे पहला मोड, सप्लाई ऑफ सर्विस फ्रॉम इंडिया टू एनी अदर कंट्री। एग्जाम्पल, मैं इंडिया में बैठा हूँ, मेरा कोई स्टूडेंट दुबई में बैठा, ओके, तो मैंने क्या किया, यहाँ से उसको सिखाया एंड उसने मुझे दिरहम में पे किया। सो दिस इज अ काइंड ऑफ सर्विस फॉलोइंग इन मोड 1। मोड 2, सप्लाई ऑफ सर्विस फ्रॉम इंडिया टू सर्विस कंज्यूमर ऑफ एनी अदर कंट्री। ओके, सर्विस कंज्यूमर। सो मोड 2 का आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं। सो मोड 2 का एग्जांपल सुनना। फॉर एग्जांपल, कोई फॉरेन टूरिस्ट है, ओके, कोई फॉरेन टूरिस्ट है, वो इंडिया में आ रहा है फॉर अ टूर। तो जो टूर ऑपरेटर है उसने सर्विस दिया है इंडिया में किसी बाहर वाले को,
ओके, सो सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अ पर्सन हु इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, ठीक है, जो बाहर वाला पर्सन है वो इंडिया में आ रहा है एंड वो इंडिया में कंज्यूम कर रहा है, समझा क्या? सप्लाई ऑफ सर्विस फ्रॉम इंडिया टू सर्विस प्रोवाइडर ऑफ एनी अदर कंट्री इन इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक एग्जांपल ले सकते हैं अपन होटल का, ठीक है। अगर होटल में कोई पर्सन रह रहा है बाहर वाला एंड ही इज पेइंग थ्रू इंटरनेशनल डेबिट क्रेडिट कार्ड्स, ओके, तो दिस इज द ट्रांजेक्शन ऑफ मोड 2। अब मोड 3 की बात करते हैं एंड मोड 4 की, एंड बाद में इसका इंपॉर्टेंस बताऊंगा। मोड 3, सप्लाई ऑफ सर्विस फ्रॉम इंडिया थ्रू कमर्शियल प्रेजेंस इन एनी अदर कंट्री। मतलब मैंने एक ऑफिस खोला है यूएस में एंड यूएस वाला जो ऑफिस है वो सर्विस दे रहा है किसी यूएस वाले क्लाइंट को, मतलब सर्विस दी जा रही है बाहर से बाहर। समझ में आ रहा है? मेरा एक ऑफिस खोला है यूएस में एंड यूएस का जो ऑफिस है वो किसी क्लाइंट को सर्विस दे रहा है, सो दिस इज मोड नंबर 3 एंड पेमेंट इंडिया वाली एंटिटी को आएगा। ओके, नेक्स्ट मोड नंबर 4, अगर कोई मेरा एम्प्लॉय इंडिया के बाहर जा रहा है, ओके, एंड सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज मोड नंबर 4। सो ये 4 मोड में से सिर्फ फर्स्ट 2 मोड्स के लिए ही SEIS बेनिफिट रखा गया है। कौन से थे पहले 2 मोड? सबसे पहला मैंने आप लोग को एग्जांपल दिया था टीचिंग वाला, ठीक है, मेरा स्टूडेंट दुबई में बैठा है, ठीक है, तो ये दुबई में कंज्यूम कर रहा है सर्विसेज, ओके, इंडिया से सर्विस दिया। इसका और एक एग्जांपल होता है अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, ओके, ये सारा हो सकता है। मोड 2 में क्या था? बाहर वाला इंडिया में आ रहा है, सर्विस इंडिया में ले रहा है एंड पेमेंट थ्रू इंटरनेशनल डेबिट क्रेडिट कार्ड कर रहा है, ओके, होटल का एग्जांपल लिया था। मोड नंबर 3 में मेरा यूएस में ऑफिस है एंड यूएस की ऑफिस यूएस के क्लाइंट को सर्विस दे रही है। मोड नंबर 4, मैंने किसी एम्प्लॉय को इंडिया के बाहर भेजा है फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज, दिस इज मोड नंबर 4। सो ओनली फर्स्ट 2 मोड्स आर द स्पेसिफाइड मैनर फॉर SEIS बेनिफिट। आया समझ में? ओके, आगे रिवॉर्ड्स एंड कैलकुलेशन। दिस रिवॉर्ड इज अ परसेंटेज ऑफ ग्रॉस अर्निंग्स of foreign exchange minus total expenses made in foreign currency, okay, by IC holder relating to service sector in the financial year। अब जितना आपको पैसा मिला माइनस जितना आपने पेमेंट्स किया फॉरेन एक्सचेंज में, जो भी नेट होगा उसका परसेंटेज आपको क्या मिलेगा? स्क्रिप मिलेगा, दैट इज SEIS का रिवॉर्ड दिया जाएगा, समझा? इन एलिजिबल क्राइटेरिया, कौन से मोड से अगर आपको पैसा आया तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, ओके, फॉरेन करेंसी में आ रहा है लेकिन ये मोड से आ रहा है, देन इन दैट केस कंसिडर नहीं होगा। इन एलिजिबल क्राइटेरिया अपन पढ़ रहे हैं। Other sources of foreign exchange earnings such as equity, participation, debt participation, donation, receipt of repayment of loan and any other inflow of foreign exchange. Okay, मतलब आपने सर्विस नहीं दिया है, सर्विस देने का पैसा नहीं आया, आपके पास क्या पैसा आया? किसी ने इक्विटी आपका खरीदा है, उसके लिए पैसा दिया उसने, डेट में आपको मतलब लोन दिया, ओके, या फिर डोनेशन दिया या फिर आपने किसी को लोन दिया था उसका पैसा आया, ये सारा कुछ आपको कंसिडर नहीं करना है क्योंकि ये आपके सर्विस प्रोविजन से रिलेट नहीं करता। आया समझ में? नेक्स्ट, पेमेंट्स फॉर सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम EFC अकाउंट। ओके, ये EFC अकाउंट जो होता है एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट होता है ये, ओके, मतलब इसके अंदर अगर आप पैसा रखते हो, ओके, तो आप लोग का जो चार्जेस है ना वो डबल चार्जेस नहीं कटता। मतलब क्या होता है कि डॉलर्स में ये अकाउंट होता है, ओके, डॉलर्स में पड़े हुए हैं पैसे, इसको आप अगर रुपीज में कन्वर्ट करके आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे एंड आपको किसी को फॉरेन में पे करना है, ओके, तो आपको 2 बार चार्ज लगेगा, जैसे पहले रुपीज में कन्वर्जन का चार्ज एंड देन वापस से रुपीज से डॉलर में पेमेंट का चार्ज। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं, EFC अकाउंट में पैसा रखते हैं, ओके, एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट, इसमें डॉलर्स में पड़े हुए पैसे, ओके। अब यहाँ से अगर आपको किसी को डॉलर्स में पे करना है तो इधर से ही कर लो, तो दिस इज EFC अकाउंट। सो अगर आपको EFC अकाउंट से पैसे मिले हैं तो वो कंसिडर नहीं होंगे। Next, export turnover relating to services of units operating under EOU, EHTP, STP, BTP। यहाँ पर SEZ covered नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट, SEZ यहाँ पर covered नहीं है, SEZ is removed from ineligible criteria, मतलब SEZ अगर एक्सपोर्ट करेगा तो हम लोग कंसिडर करेंगे, लेकिन अगर EOU, EHTP, STP, BTP अगर ये लोग एक्सपोर्ट करेंगे सर्विसेज को तो उन लोग को कोई SEIS का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उन लोग को ऑलरेडी आगे देखेंगे अपन बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, सो SEIS का बेनिफिट क्यों चाहिए भाई? समझ में आया? पर SEZ को जरूर बेनिफिट मिलेगा। क्लबिंग ऑफ टर्नओवर ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड बाय EOU, EHTP, STP
बीटीपी, ठीक, इसका फुल फॉर्म सुन लो, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया एंड बायोटेक्नोलॉजी पार्क विद टर्नओवर ऑफ डीटीएस सर्विस प्रोवाइडर। ओके, मतलब अगर आप लोग डीटीएस सर्विस प्रोवाइडर के साथ टर्नओवर को क्लब करोगे तो भी नहीं मिलेगा। फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एयरलाइंस, शिपिंग लाइंस, सर्विस प्रोवाइडर फ्लाइंग फ्रॉम फॉरेन कंट्री टू अदर फॉरेन कंट्री एंड नॉट टचिंग इंडिया एट ऑल। मतलब अगर कोई फॉरेन कंट्री से फॉरेन कंट्री कोई प्लेन जा रहा है एंड जो इंडिया में टच होकर के नहीं जा रहा है, ऐसे सप्लायर्स को जो भी उन लोग को कंसिडरेशन मिलेगा फॉर दिस सर्विसेज दैट वोंट बी कंसिडर्ड फॉर एससीएस बेनिफिट। टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स, ओके, इन लोग को भी नहीं मिलेगा। अदर्स, पेमेंट इन इंडियन रुपीस फॉर सर्विस चार्जेस earned on specified services shall be treated as receipt in deemed foreign exchange। ओके, मतलब अगर आपको सर्विस चार्जेस के लिए रुपीस में पेमेंट किया गया है, ओके, फॉर स्पेसिफाइड सर्विस, उसको हम लोग फॉरेन एक्सचेंज ही कंसिडर करेंगे एज पर गाइडलाइंस ऑफ आरबीआई। Free foreign exchange earned through international credit cards and other instrument permitted by RBI shall be taken into computation of NFE। ओके, नेट फॉरेन अर्निंग्स के लिए इसको भी अपन कंप्यूटेशन में लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। एक काम करते हैं, ईओयू वाला स्कीम थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेट अस कंप्लीट डीम्ड एक्सपोर्ट वाला। ओके, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बड़ा हो चुका है, इसमें अपन डीम्ड एक्सपोर्ट कवर कर लेते हैं, है ना, एंड रोड टेप भी हम ट्राई करते कवर कर लेंगे। डीम्ड एक्सपोर्ट ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, ओके, 1000 बार बताया, रिफंड चैप्टर में बताया, जीएसटी के अभी इतने सारे डिस्कशन में भी बताया, इसमें ज़्यादा कुछ डिस्कशन करने जैसा है नहीं, पर हम लोग एक बार रीड कर लेंगे अच्छे से। ओके, इट इज imperative to understand the deemed export from a very different perspective इन ऑल द अबव स्कीम्स, जो भी ए डी एफ आई एपीसीजी, हमने क्या देखा, इंपोर्ट करोगे तो बेनिफिट, ठीक है, तो इंडिजिनस जो मैन्युफैक्चर कर रहा है उसका कौन खरीदेगा, समझ में आ रहा है। सो इसीलिए गवर्नमेंट ने इसको डीम्ड एक्सपोर्ट का दर्जा दिया, मतलब जो इंडिया का मैन्युफैक्चरर किसी ईपीसीजी होल्डर को या फिर एडवांस ऑथराइजेशन होल्डर को, डीएफआई होल्डर को बेचेगा, ओके, देन इन दैट केस उसको डीम्ड एक्सपोर्ट मानेंगे। ओके, सो इंपोर्ट करो या फिर इंडिया से खरीदो, दोनों में बेनिफिट्स एक समान, इसीलिए डीम्ड एक्सपोर्ट का गठन हुआ है। ओके, डीम्ड एक्सपोर्ट्स, द कॉन्सेप्ट इज फ्रेम्ड एज पर दिस मैकेनिज्म। ओके, दस इट इज इनडायरेक्टली एंकरेजिंग इंपोर्ट्स, ठीक है, इनडायरेक्टली जो एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम्स वगैरह है वो इंपोर्ट्स को एंकरेज कर रही है, मेकिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्री गुड्स कॉस्टलियर। ओके, accordingly a scheme is framed to provide incentives to the person supplying to a DFIA EPCG holder so as to make them par with imported goods। Such scheme is called as deemed exports। समझ रहे हैं? ओके, अभी ना ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से सुनो। एज पर जीएसटी, एज पर जीएसटी, ओके, 3 आइटम्स जो है वो डीम्ड एक्सपोर्ट्स हैं, एंड एज पर एफटीपी 5 आइटम। ओके, रेदर एफटीपी के हिसाब से दोनों ही, दैट इज 8 आइटम्स, इसमें से 3 जो ट्रांजेक्शन है उसको जीएसटी में लिया गया एंड ये 5 स्पेसिफिकली फॉर एफटीपी है। ओके, सो टोटल 8 आइटम्स आर डीम्ड एक्सपोर्ट एज पर एफटीपी, लेकिन जीएसटी में 3 है। ओके, इसमें से जो 3 है वो जीएसटी में डाले गए। ओके, इधर से डाले गए, ऐसा मत बोलना जीएसटी से यहाँ पर आया, नहीं, यहाँ से जीएसटी में गए, समझा क्या। सो एफटीपी ने पहले ये सब बना लिया था एंड उधर से हमको जीएसटी में डालना पड़ा बाय वर्च्यू ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 48/2017 सेंट्रल टैक्स रेट। सो ये जो 3 एक्टिविटीज है वो जीएसटी में हम ऑलरेडी देख चुके हैं, एक बार अभी वापस पढ़ लेते हैं। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय रजिस्टर्ड पर्सन अगेंस्ट एडवांस ऑथराइजेशन, अगर किसी ए होल्डर को मैंने बेचा वो, अगर किसी ईपीसीजी होल्डर को बेचा वो, या फिर किसी ईओयू को बेचा, तो ये तीनों एक्टिविटी को हम डीम्ड एक्सपोर्ट मानेंगे। डीम्ड एक्सपोर्ट में रिफंड का जो भी सिचुएशन होता है वो आप लोग को मैंने रिफंड चैप्टर में बताया, वहां पर आप लोग देख लेना। अब एफटीपी के लिए, सिर्फ एफटीपी के लिए, जो ये 3 थे ना, ये 3, ये जीएसटी एंड एफटीपी दोनों में कॉमन है, लेकिन जो नीचे के 5 है वो सिर्फ एफटीपी में, जीएसटी के लिए ये डीम्ड एक्सपोर्ट नहीं है। क्या क्या पढ़ते हैं, नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल, आप वीडियो को फॉरवर्ड करोगे तो भी चलेगा।
Supply of goods to projects or turnkey contracts financed by multilateral or bilateral agencies or funds notified by Department of Economic Affairs under international competitive bidding. अगर इंटरनेशनल competitive bidding के तहत अगर आपने किसी को सप्लाई किया है, ओके, which are financed by multilateral or bilateral agencies, then this transaction would be called as deemed exports. Supply of goods to any project, okay, where import is permitted at zero custom duty. मतलब इंडिया में कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, ओके, यहाँ पर कोई भी पर्सन एक नोटिफिकेशन के तहत, नोटिफिकेशन नंबर 50/2017, इस नोटिफिकेशन के तहत इंपोर्ट्स कर सकता है विदाउट पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी, और आपने इसी को बेचा, so your transaction would be considered as deemed export for the purpose of FTP. नेक्स्ट देखो यहाँ पर एक कंडीशन भी है, प्रोवाइडेड सप्लाई इज मेड अगेंस्ट इंटरनेशनल कंपेटिटिव बिडिंग, ओके, ये इंटरनेशनल कंपेटिटिव बिडिंग होती है, उसके तहत अगर ये प्रोजेक्ट चालू है एंड ये प्रोजेक्ट के पास नोटिफिकेशन नंबर 50/2017 कस्टम्स के तहत विदाउट कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट करने का राइट है एंड आपने इस पर्सन को बेचा, इट विल बी डीम्ड एक्सपोर्ट. सप्लाई ऑफ गुड्स टू मेगा पावर प्रोजेक्ट्स अंडर इंटरनेशनल कंपेटिटिव बिडिंग, ओके, सो वही है यहाँ पर भी, और टैरिफ बेस्ड कंपेटिटिव बिडिंग. Then supply of goods to United Nation or international organization for their official use. Okay, अगर यूएन का एम्बेसीज वगैरह इंडिया में है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एंड आपने उन लोगों को बेचा फॉर देयर ऑफिशियल यूज, देन फॉर द पर्पज ऑफ एफटीपी इट इज कॉल्ड एज डीम्ड एक्सपोर्ट्स. सप्लाई ऑफ गुड्स टू न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स थ्रू कम्पिटेटिव बिडिंग, ओके, सो अगर आपने न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स में कुछ सप्लाई किया है, ओके, तो यहाँ पर आप लोग को डीम्ड एक्सपोर्ट का बेनिफिट दिया जाएगा, ओके, नॉट नेसेसरी कि ये इंटरनेशनल कंपेटिटिव बिडिंग हो, ये एक नॉर्मल कंपेटिटिव बिडिंग भी चलेगा, ओके. व्हाट आर द कंडीशंस, यहाँ पर कंडीशन पढ़ लेते हैं. सप्लाईज शैल बी डायरेक्टली मेड टू अबव एजेंसीज, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एम्बेसीज, यूएन, ये सब जो भी लिखा था ना मैंने, वो सारा का सारा चीज डायरेक्टली आप लोग को सप्लाई करना. मतलब आप लोगों ने डायरेक्टली यूएन को सप्लाई किया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को सप्लाई किया, देन इट विल बी कंसिडर्ड. लेकिन आगे कुछ एक्सेप्शंस भी है, देखेंगे. हाउएवर सब कॉन्ट्रैक्टर्स मे मेक सप्लाई टू मेन कॉन्ट्रैक्टर. मान के चलो कि आप सब कॉन्ट्रैक्टर हो, काम मुझे मिला है टू सप्लाई टू यूएन, ओके, मैंने आप लोग को सब कॉन्ट्रैक्ट किया, ओके, सो यहाँ पर जो सब कॉन्ट्रैक्टर ने मुझे दिया है उसको भी हम लोग डीम्ड एक्सपोर्ट मानेंगे, प्रोवाइडेड जो भी एग्रीमेंट बनेगी मेन कॉन्ट्रैक्टर एंड एजेंसीज के बीच में, उसमें आपका नाम भी होगा, ओके, पढ़ते. However, subcontractor may make supplies to main contractor instead of supplying directly to designated projects or agencies. Payment in such cases shall be made to subcontractor by main contractor and not by project authority. ठीक है, मतलब आपको पेमेंट अथॉरिटी नहीं देगा, मैं दूंगा, ओके. Subcontractor can enjoy the benefit of deemed export provided name of subcontractor is indicated either originally or subsequently but before supply इन द मेन कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, मैंने आप लोग को पहले बताया, मेन कॉन्ट्रैक्ट जो हम लोग के बीच में, उसमें आपका नाम होगा तो ही आपको डीम्ड एक्सपोर्ट का बेनिफिट दिया जाएगा. इन सच केसेस पेमेंट शैल बी मेड डायरेक्टली टू सब कॉन्ट्रैक्टर बाय प्रोजेक्ट अथॉरिटी. ठीक है, प्रोजेक्ट अथॉरिटी आपको डायरेक्ट पेमेंट करनी चाहिए अगर आपका नाम है तो. समझा, दिस आर द कंडीशंस. सो ये खत्म होता है यहाँ पर डीम्ड एक्सपोर्ट्स. रोटेप स्कीम भी कर लेते हैं यहाँ पर, एंड बाद में और एक वीडियो में दूंगा, उसमें हम ईओयू, ईएचटीपी, एसटीपी, बीटीपी यूनिट्स करेंगे. रोटेप स्कीम फुल फॉर्म सुन लो. रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट, ओके, यहाँ पर किधर लिखा होगा देखो, हाँ, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स, समझ में आया. RODTEP, रोड टेप, ऐसा अपन इसको शॉर्ट फॉर्म में रेफर करेंगे. अब MEIS स्कीम निकलने के बाद रोड टेप स्कीम आ गया. ठीक है, अभी रोड टेप स्कीम में क्या हो रहा है सुनो. जो भी आप प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, ये प्रोडक्ट, ओके, ये प्रोडक्ट ने जितना भी टैक्स का इंसिडेंस बेयर किया है, वो जो इंसिडेंस है उसका रेमिशन आपको दिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप. वापस से एक बार, जितना भी आपका गुड्स, ठीक है, जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, वो गुड्स ने जितना भी टैक्स का इंसिडेंस बेयर किया है, ड्यूटीज का इंसिडेंस बेयर किया है, ओके, दैट ऑल वुड बी रेमिटेड इन द फॉर्म ऑफ ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप.
आपको एक ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट दिया जाएगा जिसमें आपने जितना भी ड्यूटी का बर्डन बेयर किया है, टैक्सेस बेयर किए हैं, वो सारे के सारे रेमिट किए जाएंगे। इन शॉर्ट जो ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट है, यू कैन यूज इट यू कैन यूज इट फॉर फर्दर इंपोर्ट्स। ओके, एक बार पढ़ लेते हैं। गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड न्यू स्कीम फॉर remission of duties and taxes on exported products for eligible export of goods. RoDTEP scheme is basically on the globally accepted principle that taxes and duties should not be exported. आप गुड्स को एक्सपोर्ट करो, टैक्स को एक्सपोर्ट क्यों कर रहे हो? ओके, सो आपको टैक्स का इंसिडेंस इंडिया के बाहर नहीं देना है, इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको टैक्स का इंसिडेंस रेमिट कर देगी इन द फॉर्म ऑफ ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट। एंड टैक्सेस लेविड borne on the export product should be either exempted or remitted। मतलब या तो एग्जेम्प्ट कर दो या तो अगर लगे हैं तो वापस दे दो। ओके, एलिजिबल एक्सपोर्टर, मोड ऑफ रिवॉर्ड एंड रिवॉर्ड अंडर स्कीम। ऑल एक्सपोर्टर्स ऑफ एलिजिबल रोडटेप एक्सपोर्ट आइटम्स आर एलिजिबल। ठीक है, एक लिस्ट है एनेक्चर। ओके, उसमें जो भी आइटम्स लिखे हुए हैं उसके लिए आपको रेमिशन दिया जाएगा। दिस स्कीम प्रोवाइड्स फॉर रेमिशन ऑफ अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट credited in exporters ledger account with customs। ओके, मतलब जो भी आपका एक्सपोर्टर का कोई लेजर होता है, बराबर अपन ने देखा था जीएसटी में, ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट लेजर सेक्शन 51B, अगर याद होगा तो। ओके, rebate would be granted to eligible exporters at notified rate as a percentage of FOB value with a value cap per unit of eligible exported product। ओके, FOB का पर यूनिट का एक परसेंटेज रखा जाएगा। ओके, उतना परसेंटेज आपको रेमिशन दिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ स्क्रिप्ट। However, for certain export items, a fixed quantum of rebate amount per unit may be allocated। मतलब कि अगर आप लोग स्टील एक्सपोर्ट कर रहे हो तो 1 kg स्टील के लिए 200 रुपया एग्जाम्पल, तो दिस 200 इज द फिक्स क्वांटम। ओके, इतना आप लोग को रेमिशन दिया जाएगा। समझा? कभी परसेंटेज में हो सकता है, कभी रुपीस में हो सकता है। वैल्यू फॉर कैलकुलेशन ऑफ ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? Value of said goods for calculation of duty credit to be allowed under the scheme shall be declared export FOB of the said goods or up to 1.5 times। मतलब FOB क्या कंसिडर किया जाएगा, वैल्यू क्या कंसिडर किया जाएगा? आंसर इज FOB वैल्यू और 1.5 टाइम्स विच एवर इज लोअर। जो रिफंड में हमने सीखा था ना, एकदम सेम। ओके, सो एक्सपोर्ट्स के लिए जो भी रोटेप स्कीम है उसके लिए कौन सा वैल्यू कंसिडर किया जाएगा एक्सपोर्ट्स का? Answer is FOB value of exports or 1.5 times of market price of the said goods, whichever is less। Realization of export process within time limit of FEMA। FEMA के टाइम लिमिट में आप लोग को रियलाइजेशन करना होगा। ओके, लेकिन रिबेट उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। रिबेट आपको पहले दिया जाएगा, बाद में फेमा की बात आएगी ना। पहले तो आप रिवॉर्ड ले लोगे। ओके, बाद में फेमा की बात आएगी कि आप लोग को टाइम लिमिट में पैसा आ रहा है कि नहीं। सो रिबेट वुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड। मतलब एक्सपोर्ट प्रोसीड्स मिलने के पहले आपको रेमिशन दे दिया जाएगा। समझ में आ रहा है? However, rebate will be deemed never to have been allowed। आपको कभी रिबेट दिया ही नहीं गया है ऐसा माना जाएगा अगर आप लोग को फेमा के टाइम लिमिट में पैसा नहीं आया तो। इन सिंपल वर्ड्स आपसे रिवॉर्ड को रिकवर किया जाएगा। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम। क्या ऑब्जेक्टिव है? रेमिशन ऑफ ड्यूटीज टैक्सेस लेवीज एट सेंट्रल स्टेट एंड लोकल लेवल बॉर्न ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट इंक्लूडिंग प्रायर स्टेज क्यूमुलेटिव इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। अगर आपने जो भी गुड्स यूज किए हैं, सर्विस यूज किए फॉर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट, उसके ऊपर जितना भी टैक्स इंसिडेंस है एट सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, लोकल लेवल, कुछ भी हो, सबको सबका आपको रेमिशन दिया जाएगा। ओके, सच इनडायरेक्ट ड्यूटीज टैक्सेस लेवीज इन रिस्पेक्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट। अगर डिस्ट्रीब्यूशन के तहत भी कुछ ड्यूटीज लगी हैं, उनको भी आपको रेमिट किया जाएगा। यूजेज ऑफ स्क्रिप, ये वाला पॉइंट है। Such duty credit script shall only be used to pay customs duty, basic custom duty, okay, on imported goods। किसके लिए? सिर्फ बीसीडी के लिए, सिर्फ बीसीडी के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ बीसीडी। ओके, एग्जाम में आ सकता है एमसीक्यू, क्या आईजीएसटी पे करने के लिए रोड टेप का स्कीम का जो स्क्रिप्ट है वो यूज कर सकते हैं? आंसर इज नो, सिर्फ बीसीडी के लिए। द ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, आप किसी को भी बेच सकते हो। ओके, क्रेडिट्स कैन बी ट्रांसफर टू सम अनदर इंपोर्टर्स। ओके, यहाँ पर ये लोग लिखते हैं
द रिबेट अंडर द स्कीम शैल नॉट बी अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑलरेडी एग्जेम्प्टेड। जो एग्जेम्प्ट है उसके लिए आपको कोई रिबेट नहीं दिया जाएगा। अगर ड्यूटी इंसिडेंस आपने बेयर किया है तो ही मिलेगा रिबेट, नहीं तो नहीं मिलेगा। इनएलिजिबल क्राइटेरिया, ओके। तो ये जो ट्रांजेक्शन अभी मैं पढ़ने वाला हूँ इसमें रोडटेप स्कीम आपको नहीं मिलेगी, ओके। नॉट इंपॉर्टेंट, आप इसको छोड़ सकते हो, वीडियो यहाँ पर पॉज कर दो, बंद कर दो, सो जाओ, ओके। सो यहाँ पर आपको टेंशन नहीं लेना, इग्नोर कर दो इसको। मैं रीड कर लेता हूँ खाली। एक्सपोर्ट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स इन द सेम फॉर्म और सब्सटेंशियली द सेम फॉर्म, ओके। मतलब आपने जो भी इंपोर्ट किया था उसी को एक्सपोर्ट किया सेम फॉर्म में, कुछ मैन्युफैक्चरिंग नहीं किया, तो कोई आपको रोडटेप स्कीम नहीं मिलेगी। एक्सपोर्ट्स थ्रू ट्रांसशिपमेंट, ट्रांसशिपमेंट मालूम है आप लोग को, शिपमेंट चेंज होता है एंड जाता है। देयरबाय एक्सपोर्ट्स आर ओरिजिनेटिंग इन थर्ड कंट्री बट ट्रांसशिप थ्रू इंडिया। इंडिया से सिर्फ ट्रांसशिप हुआ है, इंडिया में थोड़ी मैन्युफैक्चर किया जो आपको रोडटेप स्कीम दे हम। थर्ड वन, एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स विच आर सब्जेक्ट टू मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस और एक्सपोर्ट ड्यूटी। अगर आपके प्रोडक्ट पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है या फिर मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस स्पेसिफाइड है तो रोडटेप स्कीम नहीं मिलेगी। प्रोडक्ट्स विच आर रेस्ट्रिक्टेड और प्रोहिबिटेड अंडर एफटीपी, एफटीपी में जो प्रोडक्ट्स को रेस्ट्रिक्ट किया गया, प्रोहिबिट किया गया, उसको आप एक्सपोर्ट करोगे तो रोडटेप स्कीम नहीं मिलेगी। नेक्स्ट, सप्लाईज ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय डीटीए टू एसिड यूनिट्स, ओके। डीटीए ने एसिड को बेचा तो यहाँ पर नहीं मिलेगा। सप्लाईज मैन्युफैक्चर्ड इन ईएसटीपी एंड बीटीपी, नहीं मिलेगा। गुड्स विच हैव बीन टेकन इनटू यूज आफ्टर मैन्युफैक्चर, ओके, इसमें भी नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट, exports for which the electronic documentation in IceGate EDI has not been generated, okay, or exports from non EDI ports, okay। तो जो भी स्पेसिफाइड पोर्ट्स होते हैं वहां से ही आप लोग को एक्सपोर्ट करना है। अगर नॉन एडीआई पोर्ट से, क्या नॉन एडीआई पोर्ट मतलब कि आप लोग को ऑनलाइन सबमिशन करने नहीं मिला, आपने ऑफलाइन किया। ईडीआई इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉनिक डेटा ट्रांसफर, ओके। इलेक्ट्रॉनिक डेटा ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो इससे अगर आप लोगों ने ऑफलाइन किया हुआ है, मैनुअली सबमिशन किया हुआ है, तो नॉन एडीआई पोर्ट से जो भी आप लोग करोगे एक्सपोर्ट्स उसमें आप लोग को रोटेप स्कीम नहीं दिया जाएगा। आ रहा है समझ में? नेक्स्ट, प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड और एक्सपोर्टेड अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 32 ऑब्लिक 1997। सो ये जो भी नोटिफिकेशन के तहत कोई बेनिफिट्स ले रहा है कोई पर्सन, सो उस पर्सन को रोटेप स्कीम नहीं मिलेगी, डीम्ड एक्सपोर्ट में नहीं मिलेगी। देन प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड पार्टली और होली इन वेयरहाउस अंडर सेक्शन 65, याद है वेयरहाउसिंग का चैप्टर, उसमें वेयरहाउस में आप लोग मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। अगर आप वेयरहाउस में मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो वैसे ही आपको ड्यूटी भरनी नहीं पड़ती है, सो आपको रोटेप स्कीम नहीं मिलेगी। नेक्स्ट, गुड्स फॉर विच द क्लेम ऑफ ड्यूटी क्रेडिट इज नॉट फाइल्ड इन अ शिपिंग बिल, ओके, और बिल ऑफ एक्सपोर्ट इन कस्टम्स ऑटोमेटेड सिस्टम, ओके। अगर आप लोगों ने शिपिंग बिल में या फिर बिल ऑफ एक्सपोर्ट में नहीं फाइल किया है, जो भी बेनिफिट आप लोगों को क्लेम करना है उसका जो भी रिक्वायरमेंट है, देन इन दैट केस आप लोग को रोटेप स्कीम नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट, प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड और एक्सपोर्टेड इन डिस्चार्ज ऑफ एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन अंडर एडवांस ऑथराइजेशन डीएफआईए स्पेशल ए इशूड अंडर अ ड्यूटी एग्जेम्पशन स्कीम रिलेवेंट एफटीपी। मतलब जो भी आप लोग एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए कर रहे हो उसमें आप लोग को रोड टेप स्कीम नहीं दिया जाएगा। क्योंकि अगर आप लोग के पास ए है, मतलब एडवांस ऑथराइजेशन है या फिर डीएफआईए है, ओके, देन इन दैट केस आप लोग को ड्यूटी का एग्जेम्पशन मिला हुआ है, तो अभी रोड टेप स्कीम से आप डबल बेनिफिट नहीं ले सकते। लास्ट वन, प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड और एक्सपोर्टेड बाय 100% EOU in terms of FTP or by any other unit situated in FTZ, that is free trade zone, then SEZ, yet to be included in ineligible criteria। मतलब ये लोग दोनों जो है ना, जो लास्ट टू है, ओके, सो इन दोनों को अब तक इनएलिजिबल क्राइटेरिया में डाला नहीं है, लेकिन डालने वाले हैं, ओके। तो जब तक ये स्कीम्स चालू हैं तब तक नहीं डालेंगे, ये स्कीम्स एक बार बंद करेंगे फिर आप लोग को रोड टेप स्कीम ऑल ओवर इंडिया देखने मिलेगा, समझा? सो ये दोनों पॉइंट्स को आपको चाहिए तो ये कट कर सकते हो, क्योंकि दिस टू आर नॉट येट एडेड, ओके, बाकी के सारे ऐड हो चुके हैं। ओके, दैट्स इट विथ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।